नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जहां चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होगा, 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में चुनाव। असम में 1 फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होगा, तो केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होगा और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा। तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। 5 राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। और नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों की चुनावी तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि बंगाल में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में राज्य की 152 विधानसभा सीटों में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं। और ऐसे में पश्चिम चुनाव आयोग ने आगे बताया है कि बंगाल में मतदाताओं की संख्या 6.44 करोड़ वोटर है। 5 राज्यों में करीब 25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। केरल में 2.70 करोड़ मतदाता है और तमिलनाडु में वोटरों की संख्या 5.67 करोड़ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि साफ और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इन विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। राज्यों में चुनावी जंग और उसका शंखनाद इसी के साथ, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। और देखिए किस तरीके से जो तारीखें वो सामने आ गई हैं और इसी के साथ चुनावी आगाज शुरू हो गया है। तो पश्चिम बंगाल 294 सीटों के लिए देखिए मतदान होगा, 2 चरणों में होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तब 8 चरण में हुआ था। अब उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर मतदान है और इसकी तारीखों का ऐलान सामने आ गया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 234 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं केरलम की बात करें तो 140 सीट पर। और देखिए कब समाप्त होगा सीएम का कार्यकाल, ये पश्चिम बंगाल 7 मई, वो तारीख भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकाल खत्म हो। उससे पहले ही ये चुनावी शंखनाद, असम में 20 मई को कार्यकाल खत्म होगा सीएम का, केरलम में 23 मई को। और इसी के साथ साथ देखिए अलग अलग राज्यों में, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव तारीखों की घोषणा हुई है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 10 मई को यह समाप्त होगा कार्यकाल सीएम का। और उससे पहले देखिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। पश्चिम बंगाल 294 सीट, 2021 के जो नतीजे हैं अब एक बार वो भी हम आपको बता दें। टीएमसी ने 215 सीटें हासिल की थी 2021 में और बीजेपी ने महज 77 सीटें हासिल की थी। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी की जो मजबूती है वो देखने को मिली थी। तो केरलम में सीपीआई-एम 62 सीटें दर्ज की थी, रिकॉर्ड था ये। और इसी के साथ सीपीआई ने 17 सीटें वहां पर जीती थी। केरल में कुल 140 सीटों पर चुनाव उस वक्त हुआ 2021 में और कांग्रेस ने भी 21 सीटें अपने नाम की थी। तो देखिए आज 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा और तारीखों का ऐलान हो चुका है। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अजय शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में हमारे बीच में खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी से भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आ रही हूं अजय शर्मा जी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव कब होगा ये जो संशय बरकरार था, आज उन तारीखों का ऐलान हो चुका है। और महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल जहां पर 8 चरण में चुनाव हुआ, 2 चरण में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चुनाव आयोग की जो कोशिश है उसकी सराहना हो रही है। फिलहाल क्या कहेंगे? देखिए ये एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिसीजन है चुनाव आयोग का। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर, उनको चुनाव प्रचार जो है सिर्फ 2 चरणों के चुनाव शुरू होने से, मतदान शुरू होने से पहले ही मौका मिलेगा वो किस तरह से अपनी करते हैं जी। और जिस तरह की खामियां हमें देखने सुनने के लिए मिलती हैं या घटनाएं हमें देखने सुनने के लिए मिलती हैं या बयानबाजियां होती हैं, जिसका असर जो है दूसरे या चौथे या 5वें छठे जो भी चरण के मतदान होते हैं उस पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, वो नहीं पड़ेगा। तो चुनाव प्रभावित ना हो, मतदान प्रभावित ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने ये कोशिश की है।
अब इसको लेकर जो है ममता बनर्जी चुनाव आयोग की आलोचना कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि इस बार वो चुनाव सत्ता में वापसी कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव आयोग की एक अच्छी कोशिश है कि कम से कम चरणों मतदान कराए, खर्चा कम होता है इसके अंदर और संसाधन का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। तो यही है। और रही बात चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आयोग ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी लेट की है। पिछली बार फरवरी के महीने में की थी, लास्ट मार्च में आ गए हैं, 15 मार्च में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इतना लेट होना थोड़ा सा ये सवाल खड़े करता है। तो एक दिन पहले ही जो है प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में थे और उन्होंने वहां से जिस तरह के मुद्दों को उठाया और चुनावी स्थिति, तो चुनाव आयोग थोड़ा कटघरे में तो खड़ा जरूर होगा इसको लेकर, ये रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, अब स्वागत किया जा रहा है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका। तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या तैयारी आपकी रहने वाली है? पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में क्या तैयारी? नमस्कार, जय हिंद। जय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हम लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो योजना है उनको जन जन तक ले जाते हैं। अब जहां इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आसाम को छोड़ के, जैसे पुडुचेरी में भी हमारी एक कोalition की गवर्नमेंट थी, लेकिन जो तमिलनाडु है या केरल है, तो वहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पश्चिम बंगाल है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सत्ता में हो या ना हो, लोगों के बीच में रहते हैं। और विशेषकर जो केंद्र की योजना है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को उनके फायदे दिलवाने का प्रयास रहता है, हमारा कोशिश रहती है। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब जो आने वाला इलेक्शन है, बिल्कुल। पीसीआर, थोड़ा सा स्टूडियो की ऑडियो बढ़ाइए जरा। जी खेमचंद। बहुत अच्छा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और एनडीए वहाँ पे बहुत अच्छा करने वाला है, चाहे वो तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, चाहे कोई और स्टेट हो। भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहा है और बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। ठीक है। हमारे साथ लगातार संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। सीधा आपके पास आ रही हूँ संदीप त्रिपाठी जी। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? इस बार 5 राज्यों में चुनाव की जो तारीखें उसका ऐलान हो चुका है, क्या कोशिश है आपकी, क्या रिएक्शन इन तारीखों पर? नहीं, वो तो निर्धारित हो गया था जब मोदी जी के सारे राज्यों में उनकी रैलियां हो गई थी, तो सभी ने अंदेशा लगा लिया था कि अब डेट जल्द से जल्द कभी भी आ सकती है। लेकिन अब ये चुनाव आयोग है, वो वाला तो है नहीं, ये वाला है मोदी जी वाला चुनाव आयोग है। तो वो किस तरीके से जो है सरकार के अधीन, मोदी जी के अधीन काम करता है, पहली बात तो ये दिखता है। ये आज आम जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि चुनाव आयोग वो पुराना वाला चुनाव आयोग नहीं है जिससे राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके जो है डंडे से डरते थे। वो डरने का काम नहीं हुआ। तो संदीप जी, चुनाव तो लड़ेंगे ना आप लोग इन 5 राज्यों में? तो लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को भी रखेंगे। एक बात और लड़ेंगे ही नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूँ निधि जी, इसको रख लीजिएगा और रिजल्ट के दिन चलाइएगा। आसाम और केरला दो एक ऐसे राज्य हैं जहां पर हम पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तो बताइए संदीप जी, आप कह रहे हैं उनका वाला चुनाव आयोग है, पहले वाला रहा नहीं, वो आपको जीतने देगा क्या? मैं तो चला दूंगी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर ये विरोधाभास हो गया ना। आप कह रहे हैं कि अब ये इनका वाला चुनाव आयोग है और फिर आप कह रहे हैं कि आप प्रचंड बहुमत आएगी, तो कैसा, क्या इनका वाला चुनाव आयोग थोड़ी सी मदद कर देता है क्या कभी कभी आप लोग की? नहीं, जो 2/3 कह रहा हूँ वो क्लीन स्वीप होता, जो 2/3 तक हम पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इक्का दुक्का सीटें आती, लेकिन इतनी चुनाव आयोग के मेहनत के बाद इनकी इज्जत बच जाएगी 2 राज्यों में, ये 2/3 पा जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वयं मान ली है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे अजय शर्मा जी ने कहा 2 बातें, उनकी बातों से 2 बातें निकल कर आती हैं कि जब कई चरणों में चुनाव होता है तो उसका फायदा सत्ता पक्ष जो होता है उसको मिलता है और चुनावी खर्च ज्यादा होता है। तो ये तो लोकसभा में 7 चरणों में चुनाव इन्होंने कराया, जो कि पहले कम चरणों में चुनाव होते थे। तो वो मोदी जी की सुविधा के अनुसार, उसी बंगाल में आपने 8 चरण में कराया ताकि मोदी जी हर जगह पहुंच सके, हर जगह रैली अटेंड कर सके।
हर जगह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन क्योंकि आपको ये पता है कि पश्चिम बंगाल में आप खत्म हो, आपका नंबर दूर दूर तक नहीं है, इसलिए 2 चरण में निपटा दो, मोदी जी कहीं और बिजी हो लेकिन लेंगे। अजय शर्मा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टीएमसी ने विरोध किया था पिछली बार 8 चरण में चुनाव का, और अगर फायदा होता तो फिर क्यों ही विरोध होता? नहीं, देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं, एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। यहाँ पर यही है कि उनको लगता है कि पिछली बार मोदी जी चुनाव प्रचार करने गए थे हर जगह पे, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं इस बार मोदी जी जो है ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता की यदि बात को मान लूं, वो अपने जो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने जितने उनके विरोध है तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। संदीप जी, और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो है अपने लिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि उसको अपनी सीटें बढ़ानी है, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, अपना जनाधार बढ़ाना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसकी कभी इस तरह की छवि नहीं रही है कि वो एक बहुत बड़े कैनवस पर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अलग तरीके से चुनाव लड़ रही है। अभी परिवर्तन जो रैली रही वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके अगर अगेंस्ट हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया कि जहां पर उसके बूथ मंडल पे, पन्ना प्रमुख लेवल पे या अलग अलग इस तरह के लोग एक्टिव रहे हो, ऐसे दिखाई देते हो। मेरे कहने का मतलब, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं जी। दोनों अलग अलग तरीके से पब्लिक डोमेन में जाती हैं, अपने लिए काम करती हैं, अपने लिए वोट इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। अब वहां पर जो इस वक्त माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी तो है ममता बनर्जी के लिए। यदि उस एंटी इनकम्बेंसी के अंदर यदि कांग्रेस को कुछ संजीवनी बूटी मिल जाती है, उसको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाता है, तो अच्छी बात है। क्योंकि बीजेपी के पास में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्थानीय चेहरा नहीं है जो कि खड़ा हो जाए वेस्ट बंगाल के अंदर। और देखिए इसीलिए संदीप जी भी कह रहे हैं, खेमचंद जी, कि आप लोग के हाथ से पश्चिम बंगाल निकलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ये संदीप जी को लगता है, क्योंकि संदीप जी तो वहाँ पे ना 9 में ना 13 में है, और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में वहाँ पे मुकाबला है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरे पश्चिम बंगाल में एक लहर है, और हमें पूरी उम्मीद है अब की बार जिस तरीके से दिल्ली में कहते थे कि भाई केजरीवाल जी को कोई हरा नहीं सकता, केजरीवाल जी सफाया हुआ, वैसे ही अब की बार दीदी का भी सफाया पश्चिम बंगाल से निश्चित है। वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एडी चोटी का दम लगाया हुआ है कि जो इंट्रूडर्स हैं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा करने के लिए आपके पास कौन सा वो बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल में जिस पर आप लोग दाव चल सकते हैं? उन्नति जी, हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं। किसी भी कार्यकर्ता पे भारतीय जनता पार्टी मोहर लगा देगी, वो सीएम बन जाएगा, वो दीदी से बेटर काम करके दिखाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बड़ा परिवार है। यहाँ पे दीदी की तरह, क्योंकि वहाँ पे एक ही परिवार है, संदीप जी, बस इसके बाद आपके पास उसके आधार पे पार्टी चलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, और कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। जन जन तक हम पहुंच रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, देखिए अजय जी की भी बात का काउंटर कीजिएगा, और खेमचंद जी का भी। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो है ही नहीं कंपटीशन में, इसलिए आप लोग ना ही कहें तो बेहतर है। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी के जो प्रमुख है ममता बनर्जी जी, वही कांग्रेस से गई हुई है, और उसमें तृणमूल उन्होंने जोड़ा है कांग्रेस का ही लिया हुआ है। वो हमारी नेता रही हैं, हमारी विचारधारा पे आज भी वो चलती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं हमारे से ही जो है लेकर वो वहां पर गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अजय शर्मा जी ने कहा कि आप तो जो है वहां पर कुछ सीटों के लिए लड़ रहे हो, आप क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके लड़ रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी अकेली लड़ रही है भैया? हमसे ज्यादा पार्टियों से गठबंधन उत्तर प्रदेश में, जहां पर इनके 56 इंची सीना वाले जो है सांसद हैं, और जहां से एक योगी ब्रांड निकल के आता है, वहां पर कितनी पार्टियों का गठबंधन है पता है अजय जी? अपना दल क्या भाजपा वालों की मौसी लगती है कि गठबंधन की साथी है? निषाद पार्टी चच्चा लगते हैं कि पप्पा लगते हैं? वो भी एक राजनीतिक दल है। राजभर जी की सुभाषपा, जयंत चौधरी की रोलर। तो आप बताइए संदीप जी, वो स्ट्रैटेजी को बता रहे थे, बात तो समझिए। वो स्ट्रैटेजी बता रहे थे कि किसकी कैसी स्ट्रैटेजी है, कौन कितने गठबंधन के साथ कितना बूथ लेवल पर तैयारी है, वो ये समझा रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि भाजपा ऐसा नहीं करती और कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो साहब ये 5 पार्टियां तो उत्तर प्रदेश में मैंने गिना दी, और किस राज्य का नाम आप लेना चाहते हैं जहां
पार्टियां नहीं मिली है, जो है गुट रहे जिनको मान्यता नहीं मिली है, ऐसे गुटों से इन्होंने समझौता किया है, तो विलय किया है, उनसे मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं। तो कहाँ ये 56 इंची ब्रांड है, ये फर्जी ब्रांड है, ये उधार ली हुई पार्टी है, उधार ही चुकता होगी, उधार के नेता, उधार की नीतियां है इनके पास। बताइए कौन सा नेता है? मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी में 140 सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं, 240 में से 140 कांग्रेस के लोग हैं। ये उधार की पार्टी है ना, इनकी ना नीति है, ना नेता है, ना जो है। खेमचंद जी जल्दी से काउंटर, उधार ली हुई पार्टी है। उन्नति जी एक और जवाब दे देता हूं। ठीक है, अभी इन्होंने जी अभी हमारे जो है खेमचंद जी ने कहा कि हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनकी दम पर चुनाव लड़ेंगे। वही कार्यकर्ता जिसको आपने यूजीसी के नाम पर धोखा देने का काम किया, वही कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में मारा गया, 40 से ज्यादा कार्यकर्ता मर गए, एक कार्यकर्ता के घर आपका कोई नेता नहीं गया, वो कार्यकर्ता आपको लगता है कि फिर से उठ के आपके लिए वोट मांगेगा? उस पश्चिम बंगाल में जहाँ की राजनीति 40 साल से धन्यवाद कि आपने कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत को एक्नॉलेज किया। पैसा कौड़ी कुछ मिल जाता, अपनी दुकान चला रहे हैं। कंप्लीट कर दूं, बाकी आज भाजपा का कार्यकर्ता ठीक है संदीप जी अब आपने पूरा कर लिया, अब जवाब सुनिए। ठीक है खेमचंद जी। जी सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत है उसको एक्नॉलेज किया। हमारे कार्यकर्ता वहाँ शहादत दे रहे हैं, लगातार संघर्ष है। हमारी पार्टी और सरकार उनका ध्यान रखती रहेगी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं, अरे सुन लो भैया, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आपने जो बोलना था वो बोला। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी ये निश्चित है, क्योंकि वहां पे हमारा संघर्ष जारी है और आज लोग वहां पे दीदी से पूरी तरीके से खफा हैं, पूरी तरीके से पीड़ित है, परेशान है। और रही बात केरल की, केरल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्तर पे, मैं नहीं कह रहा कि केरल में सरकार बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जीतने जा रहे हैं। और 3 मुद्दे पश्चिम बंगाल के लिए पूछ रहे हैं क्या संदीप जी? पश्चिम बंगाल के 3 मुद्दे, हाँ पश्चिम बंगाल के 3 मुद्दे चलिए बता दीजिए, उनकी तमन्ना है, बता दीजिए 3 मुद्दे जो कि आपको लगता है पश्चिम बंगाल में आपके फेवर में काम कर सकती है और एक बड़ी लहर है जो ममता दीदी के खिलाफ है। 3 नहीं 30 मुद्दे हैं ममता दीदी और हाँ कहाँ गए भैया? हेलो माइक टेस्टिंग। चलिए शायद उनका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है संदीप जी, ये टेक्निकल ग्लिच को अपनी उपलब्धि मत समझिए। ठीक है लीजिए, आ गए टीएमसी की वजह से वहाँ पे जो बातें है, अरे सुन लो यार संदीप, फिर वही कल भी टीवी से भागे थे आप, फिर भागोगे, मैं कुछ कमेंट करूंगा तो फिर भागोगे आप, तो तू कल भी भागे। नहीं ठीक है भागिए मत, अभी यही रुक कर मुझे जवाब दीजिए। ठीक है संदीप जी अब देखिए, आपने सवाल किया, आपको सुनना पड़ेगा। आपने 3 मुद्दे पूछे, सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? खेमचंद जी एकदम टू द पॉइंट बताइए, 3 मुद्दे मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में। मैडम मैंने क्या कहा, प्रायोरिटी हमारी विकास है, जो लंबे समय से वहाँ पे कम्युनिस्ट और टीएमसी के राज की वजह से ठप हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता कभी देश की राजधानी हुआ करता था, देश का सबसे बड़ा शहर, प्रमुख शहर, रिच शहर हुआ करता था। आज की उसकी स्थिति सेकंड टायर शहरों से भी नीचे हो गई है। हम उसको बेस्ट फिर से उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो ग्लोरी है, उसको दोबारा हम लाएंगे। और जो इंट्रूडर्स को इन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है, इंट्रूडर्स फ्री हम पश्चिम बंगाल बनाएंगे, बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, युवाओं को जॉब देंगे, काम देंगे, किसानों को मदद की जाएगी। और तो नया क्या है खेमचंद जी? यही तो स्क्रिप्ट आप लोग के चुनाव में चलती है, फिर पश्चिम बंगाल में नया क्या है आपके पास? नया करने की जरूरत क्या है? जो मूलभूत करना है, मूलभूत जो समस्या है वो नई थोड़ी होती है। ये समस्या लगातार कम्युनिस्ट और टीएमसी के राज में बनी हुई है। हम उस समस्या का हल निकालेंगे और हम रेजोल्यूशन देंगे, और वहाँ पे हमें लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो अच्छा लर्न ऑर्डर होगा तो पश्चिम बंगाल आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो पश्चिम बंगाल में जॉब क्रिएशन होगी, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट होगा। 2 लाख करोड़ रुपए आपने पश्चिम बंगाल का रोक के रखा है। असम और बंगाल बगल के राज्य, एक जगह आपकी सरकार ममता जी है,
दोनों का पश्चिम बंगाल में कंपैरिजन सरकार बनाई जा रही है, बल्कि हम हमारा कोalition तमिलनाडु में सरकार बनाएगा, पुडुचेरी में सरकार बनाएगा, और हम केरल में भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ता जीतने वाले हैं। अभी हमने त्रिवेंद्रम में जिस तरीके से लोकल निकाय चुनावों में वहां पे जीत हासिल की है, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल, और आने वाले समय संदीप जी नहीं में मान रहे, लेकिन खेमचंद शर्मा जी जी आप अपनी जीत का दावा पहले ही कर दे रहे हैं, लेकिन संदीप जी नहीं इत्तेफाक रख रहे इस बात से कि भाई आपकी इस सिर्फ मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जीत हो सकती है। जी संदीप जी, उनका ना रखना उनका हक है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को लॉजिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम दोनों में आम सहमति हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सहमति तो नहीं हो पाएगी। चलिए संदीप जी जल्दी से एक लाइन में। हाँ उन्नति जी, यही दुर्भाग्य है। हमने सिर्फ 3 मुद्दे ऐसे पूछे थे कि जो आपको लगता हो कि पश्चिम बंगाल के लोगों का वो मुद्दा है, आप वही रटी रटाई बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास वहां पे कुछ नहीं है। आपके पास जो भी बड़े लीडर थे, जो आप कहीं कहीं नहीं से उधार लेके आए थे, वो उधारी चुकता हो गई है। शुभेंदु अधिकारी को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा आपके पास अभी कौन बचा है भाई? कौन नेता है? और शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी से गए हुए हैं। कौन नेता है आपका? एक नेता का नाम बता दीजिए। नेता नहीं है, नीति नहीं है, मुद्दा नहीं पता है, हम जीत जाएंगे तो चुनाव आयोग से जीत जाइएगा। ठीक है, चलिए चुनाव आयोग के दम पे क्या जीत जाएंगे, क्या ये नैरेटिव सही है या गलत है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यारो एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ये जो चुनावी शंखनाद हुआ है, इस पर खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में अपनी राह आसान समझ रही है, लेकिन क्या वो आप चेहरा देख पा रहे हैं जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खेमे से? नहीं, मुझे ऐसा कोई चेहरा अभी दिखाई नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी के पास में जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो जाए और उनके साथ चुनावी लड़ाई लड़ सके। ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में चुनाव प्रचारक तो बहुत है। एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक सारे कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव प्रचार करेंगे और हम देखेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किस तरह के मुद्दों के साथ उठेगी। जैसे कि संदीप त्रिपाठी अभी बात कर रहे थे या खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि हम जिस चुनाव जीते, ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है, एक तो ये है कि इसके अंदर एसआईआर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी धरने पे भी बैठी हैं। उन्होंने विरोध भी किया, सब कुछ किया, क्योंकि घुसपैठिया शब्द का भी वहां पर काफी इस्तेमाल हुआ है और घुसपैठिए भी आए हैं। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की जो विवाद है वो इस पे असर डालेगा।
तो एक तो ये रहेगा। मतुआ समुदाय को भारतीय जनता पार्टी कितना अपने में मिला पाएगी, लगभग 2 करोड़ के आसपास वोटर है मतुआ समुदाय के, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसको हम जो डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। इसके अलावा जो यूजीसी है, क्या वो फायर बैक कर गया, इसका नुकसान होगा क्या भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल के चुनाव में? यदि वैसे तो 5 राज्यों के 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित है, उसमें देखेंगे हम ये सभी चीजें जो है, तो यूजीसी को भी देखेंगे, समझेंगे हम कि कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। और अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है जिसको लेकर काफी हाइप मिला है, वो है एलपीजी सिलेंडर। क्या गैस का एलपीजी सिलेंडर, क्या ये वेस्ट बंगाल के या असम के या दूसरे राज्यों के पूरे चुनाव को बदल देगा क्या? और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया है, क्या यही इनका इस बार की चुनावी रणनीति है कि एलपीजी सिलेंडर के नाम पर जो है पूरे चुनाव को बदल दो, इसका फायदा उठा लो? तो इसका ये जो और इसके अंदर चुनावी नारे क्या रहेंगे? अभी देखिएगा, अलग अलग चुनावी नारे आएंगे। चुनावी नारे जो है हवा बनाने का या माहौल बनाने का काम जरूर करते हैं। तो ये 3-4 मुद्दे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो काफी बड़े मुद्दे हैं तीनों। और तो एलपीजी सिलेंडर, यूजीसी और आपका एसआईआर, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में असर डालेंगे, और खास तौर से वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नक की लड़ाई है। अगर वो क्या वो आप यहाँ पर अपने कमल खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं। 2021 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह झोंक दिया था अपने आप को। कोरोना काल की सेकंड वेव में चुनाव प्रचार हुआ है, वोटिंग भी हुई, हमने चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां भी की थी, कार्यकर्ता बीमार होकर लौटे, दिल्ली एनसीआर में हमने देखा, देखिए महीने के लिए क्वारंटीन रहे लोग अपने अपने घरों के अंदर। तो एक तो ये है। दूसरा, जो बार बार एक संदीप त्रिपाठी कह रहे थे कि उधार के सांसद हैं या पार्टी में उधार के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो मैं तो इसमें ये समझता हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छी बात है उनके पास उधार के लोग हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज आती हैं तो लोग अपनी पार्टी बदल लेते हैं। जैसे जॉब इनसिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉय तुरंत अपनी जॉब चेंज कर लेता है। जैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज आती है, हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। ऐसे ही जब पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी आती है तो उस तरफ जाते हैं जहां पर पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को पॉलिटिकल सिक्योरिटी दी, इस वजह से वो छोड़कर आपको दूसरी पार्टी में चले गए। आप अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी दे दीजिए, आपके पास वापस आ जाएंगे। बताइए, आप उधार की पार्टी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वहां पर उनको सिक्योरिटी महसूस नहीं हुई और इसी वजह से वो आप लोग की पार्टियों को छोड़ के नेता बीजेपी में चले गए। अब देखिए उन्नति जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने पास लोगों को लाती है, 2-4 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अजीत पवार जी अब इस दुनिया में नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है उनके भतीजे की तरफ से कि कथित रूप से उनकी हत्या कराई, क्योंकि वो अलायंस छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उनको लाया कैसे गया? उनके ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप कौन लगाया था? हमारे मोदी जी लगाए थे। शीर्ष नेता है भाजपा के, मतलब उनसे बड़का नेता कोई इस समय है नहीं, उन्होंने लगाया था। और वो वही बगल में बाद में बैठाल के मंत्री बनाया। तो किस तरीके से आरोप लगा के लाया जाता है, ये सिक्योरिटी तो हम भैया नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हम तो ना ईडी का फर्जी इस्तेमाल किए, न सीबीआई का फर्जी इस्तेमाल किया। हम किए होते तो मोदी जी का जन्म ही नहीं हुआ होता, खास ठूस के जेल भेज दिए होते, वो जेल में सड़ रहे होते। अगर दुरुपयोग करने पे आ जाते जैसे आज हो रहा है, तो मोदी जी की पैदाइश नहीं होती, भाजपा की पैदाइश नहीं होती, तो ये और नेताओं की तो बात जाने दीजिए। तो ये सिक्योरिटी तो हम बिल्कुल आगे भी नहीं दे पाएंगे महाराज, इसलिए कि हम ईमानदारी से लड़ने वाली पार्टी है, हम सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। तो जो जा रहा है वो विरोधाभास है कि यहाँ पर उनके ऊपर आरोप थे और कह रहे हैं कि हम ईमानदार है, तो बेईमान आप क्या क्यों थे, वहां जाके ईमानदार क्यों बन गए? ये भी विरोधाभास है आपके पास। तो फिर तो ये बात समझ में नहीं आई हमारे, और देश को समझ में भी नहीं आई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपके पास में जो लोग बेईमान थे वहां जाके ईमानदार बन गए, आप उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी के नाम पे कह रहे कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे बेईमानों को अपने पॉलिटिकल सिक्योरिटी। दूसरा, पॉलिटिकल सिक्योरिटी अलग होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी अलग होती है। आप किस तरह की बातचीत करना चाह रहे हैं, आपके शब्द है वही आपको जो है कटघरे में खड़ा जनता है, सुन रही है, देख रही, समझ रही, स्क्रीन पर। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन वो काउंटर कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि फिर ये भी विरोधाभास है। हाँ मैं नहीं, कैसे विरोधाभास है? क्या हमने उनको कहा कि वो करप्ट थे? हमने तो यही कहा ना कि उनका मिसयूज करके उनको करप्शन के चार्ज लगाए गए। हमने कब कहा भाई कि वो ऐसे थे? हमने कहा क्या? ऐसी बात कर रहे हैं शर्मा जी। आप एक वो जो दायरा बना रखे भाई साहब, उससे निकल आइए।
हमने कतई नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी कतई नहीं कहती है कि वो भ्रष्टाचारी थे। हमने कभी कहा क्या? अगर हम कहते तो हम हमारे साथ होते क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि फंस जाते हो तो सर्टिफिकेट आपको अपने पास लाने का काम करती है। हम यही बात तो कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि विरोधाभासी बातें हो गई। कैसे भाई विरोधाभासी हो गई? हम तो यही कह रहे हैं कि मिसयूज करते हैं अपने संसाधनों का। ठीक है, ठीक है, दूसरी ठीक है। खेमचंद जी, क्या आप लोग की ये स्ट्रैटेजी है कि आप लोग इस तरीके से लोक लुभावन तरीके से अपनी पार्टी में सांसद विधायकों को लाते हैं और उन पे जो इल्जाम होते हैं उनको वॉश कर देते हैं और इसीलिए आप लोग पर बार बार ये आरोप लगता है कि आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन में धो देते हैं? करप्शन की जो अम्मा कहूंगा मैं, माँ भी नहीं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी जब इस तरीके की बातें करती है तो बहुत ही अजातवक लगता है। सोच हुए खा के को जा रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो करप्शन वाले नेता ये वो। अरे मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतिक रूप से काम करती है, आइडियोलॉजी के अनुसार काम करती है, विकास के लिए काम करती है, सेवा की काम करती है। इसीलिए लगातार लोग हर जगह उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ लोग खड़े और हमारे साथ वास्तव में लाखों कार्यकर्ता हैं जो लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। सीबीआई, चुनाव आयोग, ये तीनों बता रहे हैं कि ये सब तो आप लोग की कठपुतलियां हैं। तो ऐसे में अब उनको विश्वास होगा कैसे? ये यूपीए 1 और यूपीए 2 ये संस्थाएं हमने नहीं बनाई और इन संस्थाओं पे गंभीर आरोप पहले भी लगते रहे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ है वो अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लॉ के बीच में आती नहीं है, इंटरवेंशन नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। जो सच है, जैसा है वैसा ही होता है, वैसा ही होता रहेगा, उसमें इंटरवेंशन करेंगे भी। ठीक है संदीप जी, आप सीधा मुद्दे पर जरा मुझे सवाल दीजिए, काउंटर आप कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जवाब ये चाहिए कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति के तहत उतरेगी मैदान में और क्या बड़े मुद्दे आप लोग रखेंगे? संदीप जी, चलिए शायद संदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय जी आपके पास आ रही हूं, समझाइए जरा कि हमने पश्चिम बंगाल का तो जिक्र किया, लेकिन अन्य जगह पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, टक्कर कैसी होगी और कौन सी रणनीति किसके खाते में जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है, चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात करें या असम की बात करें या पुडुचेरी की बात करें, केरल या तमिलनाडु, जो भी राज्य हमारे 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल विस्तार के साथ काम करेगी, राष्ट्रीय मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। लोकल जो मुद्दे हैं, एजेंडा है, उसके ऊपर क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आप देखें जिस तरीके से बेरोजगारी का या अच्छा टीचर्स का ही क्यों ना हो या अलग अलग चीजें हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पुडुचेरी में किस तरीके से उठा रही है, धरना प्रदर्शन तक कर रही है, बैठ के सड़क पर बैठ जा रही है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा भी धरना प्रदर्शन पर बैठ जा रही है, जो टीवी चैनल पर अक्सर पुरजोर तरीके से लड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इसी एक सैंपल के रूप में मैंने आपको सामने जिक्र किया कि यदि हम इस तरीके से समझें तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, सीटों की संख्या बढ़ानी है और आने वाले फ्यूचर के लिए वहां पर अपने लिए बीज बोने हैं। ये उसका है और कितना डेंट वो पहुंचा सकती है क्षेत्रीय पार्टियों को और अपने लिए, और वो अलग अलग पॉकेट्स में काम कर रही है, छोटे छोटे पॉकेट्स में काम कर रही है। जहां आप जैसे आप देखें कि अभी हाल ही में केरल से उनके मेयर जीत कर आए हैं, ये उनकी जीत है और खाता खुला है उनका। यदि मेयर जैसे सीट उनको मिल रही है तो उन्होंने अभी जो विस्तार किया है वो काउंसलर पे, मेयर पे, छोटे छोटे चुनाव में छोटे छोटे पॉकेट्स में उन्होंने विस्तार करना शुरू किया। तभी मैंने कहा पॉलिटिकल विस्तार करेगी भारतीय जनता पार्टी और वो कर भी रही है, धीरे धीरे उसको फायदा हो रहा है। केरल जैसी जगह में जहां पर ईसाई या अलग अलग जाति समुदाय के लोग ज्यादा है, वहां पर उनको फायदा हो रहा है। ऐसे ही हम यदि टीएमसी की बात करते हैं या असम की बात करते हैं तो यहाँ पर ममता बनर्जी के रूप में उनके सामने वो महिला खड़ी है जो सामाजिक मुद्दों पे ज्यादा बात कर रही है, सामाजिक विस्तार पे बात करती है, लोकल मुद्दों पे बात करती है। जैसे अभी उन्होंने मंदिर के पुजारियों, जो मुस्लिम मुद्दे ने उनकी जो पैसा बढ़ा दिया, 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया। ये अभी हाल में किया ना, कल की खबर है ये। जी। तो ये जो खबरें हैं और ये जो मुद्दे हैं ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे काम करेगी और जो क्षेत्रीय पार्टियां लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी। और जो मैंने मुद्दे आपको बताए हैं ये 3 मुद्दे हैं और इसके अलावा एक मुद्दा और उसमें काम हो सकता है, यदि मुझे लगता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको उठा लिया, वो है
दिल्ली की सत्ता में जो परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी आई, और अभी हाल ही में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो आरोप लगे थे उनसे क्लीन चिट मिल गई है। तो जो अभी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो इस मुद्दे को ये हवा दे सकते हैं वहां जाकर कि भाई देखिए आम आदमी पार्टी किस तरह से बाहर निकल कर आई, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सब चीजें। तो हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। चुनाव है और चुनाव एक जंग की तरह होता है, जंग में सब कुछ जायज है, ऐसे यहाँ पर भी सब कुछ जायज है। आपको बहुत कुछ देखने सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास में वही पुरानी पारंपरिक रणनीतियां हैं और ज्यादा कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं। सिर्फ इसलिए 3 मुद्दे मैंने आपको बताए, SIR, UGC और LPG जो भी हाल ही में उठा है। तो ये क्या पूरे चुनाव को बदल सकते हैं, क्योंकि LPG नहीं, कभी स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा नेता बना दिया था जब गैस का सिलेंडर लेके वो बैठ गई थी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ था। तो कहीं यही LPG सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को डुबो भी ना दे। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि जब देश इस तरीके से संकट में है, नेहरू जी को बीच में ले आए। जी बिल्कुल, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र इसी से सामने आता है कि इस मुद्दे पर भी वो राजनीति कर रही है, लेकिन क्योंकि इन राज्यों में चुनाव नजदीक है तो ये मुद्दा भुनाने से पीछे भी नहीं हट रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष मुद्दा बनाने से पीछे हट रहा है, नहीं हट रहा है, लेकिन क्राइसिस तो था। हमने लाइंस देखी। अगर हम सैंपल के रूप में देख ले तो क्या देश के अंदर जो कालाबाजारी करते हैं या मुनाफाखोरी करते हैं वो इतने एक्टिव हो गए कि सरकार से संभाले नहीं गए, अलग अलग पॉकेट से खबरें आनी शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं है खबरें नहीं आई, लोग लाइनों में नहीं लगे, ऐसा नहीं हुआ। आप कितना डैमेज कंट्रोल करेंगे, कितना रिपेयर करेंगे, कितना उसको संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुआ तो है, समस्याएं तो आई हैं, होटल्स बंद तो हुए हैं, ऐसा तो नहीं, हम इनकार तो कर नहीं सकते। तस्वीरें आपके सामने है, रिपोर्ट्स आपके सामने है। यदि रिपोर्ट्स आपके सामने तो कैसे झुटला देंगे? और पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष है, यदि वो इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो फिर उसका होने का फायदा क्या? काम है ना उसका, सवाल उठाना, सवाल पूछना, जनता के हित की बात करना, उनकी पैरोकारी करना, तो वो पूछ रहा है, कर रहा है। अब यदि इस मुद्दे पर वो वोटिंग होती है और मैं कुछ गलत नहीं समझता कि भाई आखिरकार हम इतने साल बाद भी 70-75 साल बाद भी हम आज जो है वहीं पर पारंपरिक तौर तरीकों की तरफ क्यों जाने के लिए मजबूर है कि हम उपले लाएं, कि हम जो लकड़ी की तरफ जाएं। बिल्कुल, खेमचंद शर्मा जी, ये समझ पा रहे हैं आप कि इस वक्त जो विश्व में संकट है तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट में, उस संकट का जो असर भारत पर हो रहा है, ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में वहां पर भी असर हो सकता है। इसके लिए आप लोग के पास क्या प्लान है और क्या लगता है कि ये मुद्दा आप लोग के विपरीत काम कर सकता है? उन्नति जी, पूरे विश्व में समस्या है और हमारे जो भारतीय हैं बहुत ही समझदार हैं, वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हाहाकार है, उस समय भारत में स्थिति कंट्रोल में है। 19-20 फर्क पड़ा है, 2-4 दिन लोगों को थोड़ा, क्योंकि पैनिक फैलाने का काम हमारे विपक्ष ने किया, कुछ लोगों ने किया, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया, उसकी वजह से कुछ 2-4 दिन थोड़ा सा 19-20 हुआ, लेकिन स्थिति कंट्रोल में आ गई है। सरकार पूरी तरीके युद्ध स्तर पे लगी हुई है और लोग देख रहे हैं कि आज मजबूत सरकार का परिणाम ये है कि आज हमारे वेसल्स जो कुछ समय के लिए रुक गए थे क्योंकि युद्ध स्थिति वहाँ विषम परिस्थिति में थी, वो आज फिर से निकलना शुरू हो गए हैं। हमारी जो सप्लाई चेन बाधित हो रही थी वो फिर से जुड़ रही है और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन पे भारत ने काम किया है, उसका फायदा भी भारत को मिल रहा है। तो भारत क्राइसिस में नहीं है, इम्पैक्ट 19-20 तो आएगा, क्योंकि अब ये तो कह नहीं सकते कि जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है तो भारत में इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट वो इम्पैक्ट मिनिमम है, मैनेजेबल है, अंडर कंट्रोल है। ये जनता अप्रिशिएट कर रही है। ये इसलिए है क्योंकि आज मजबूत सरकार है, अगर ये मजबूत सरकार नहीं होती तो ये इम्पैक्ट, जैसे पाकिस्तान में क्राइसिस है, जैसे अन्य हमारे पड़ोसी राज्यों में क्राइसिस है, जैसे पश्चिम बंगाल, कैसे कंपैरिजन कर लेंगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी कमजोर है, पाकिस्तान के ऊपर कितना लोन है, हम पाकिस्तान से तो हमारी इकोनॉमी के आधार पर या हमारे डेवलपमेंट के आधार पर तो किसी तुलना में है ही नहीं, किसी रेस में है ही नहीं। पाकिस्तान तो सिर्फ एक ऐसा देश है जो अजय शर्मा जी, आ रहे हो आपके पास, अभी मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रही। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं। मैंने जब पाकिस्तान की बात की तो ऐसे नहीं की कि वो कंपैरिजन हम इकोनॉमी का कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो खाड़ी देश हैं वो उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं, हमसे तो दूरी है, उनकी तो लैंड सीमा भी कई देशों से जुड़ी हुई है, उनके माध्यम से भी आ सकता है। हमें तो शिप के माध्यम से हमारे यहाँ पे सप्लाई आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो सप्लाई है वो बनी हुई है और जो बाधा आई थी उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमारे कई सारे वेसल जो अटके हुए थे वो आ गए हैं,
भारत के झंडे का सम्मान हो रहा है। तो ये आज एक अच्छी सरकार का परिणाम है जो लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इस संकट पर तो देखिए हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अजय शर्मा जी, इसके इतर विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सही साबित हो सकते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव में और वो काम कर सकते हैं विपक्ष के लिए? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष के पास जो मुद्दे हाथ लग गए हैं, एक अपॉर्चुनिटी लगी है, उसको वो कैश कर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए काफी टेंशन में है, चिंता जिसे कहते हैं उसमें है। वो एक बार फिर से वो पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर आई है, पाकिस्तान को लेकर आ जाएगी। पाकिस्तान तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, गरीब देश है, जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। भारत कोई गरीब देश नहीं है, भारत तो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और जो है डेवलप कंट्री है और वो उसके पास इतने संसाधनों की कमी नहीं है। यदि एक ऐसा डेवलप कंट्री जो है, जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा हो, यदि उसके पास में एलपीजी से को लेकर यदि क्राइसिस आ जाता है तो फिर जनता क्या सोचेगी? बिल्कुल, देखिए लेकिन मंत्रालय की ओर से तो बार-बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है। जमीनी रिपोर्ट कुछ भी, मैं जमीनी रिपोर्ट की बात करूंगा, जमीन पे जो दिखाई देता है मैं उसकी बात करूंगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो झूठी हैं, फिर मीडिया रिपोर्ट्स क्या है? इसका मतलब यह है कि पत्रकार झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ ताले लग गए, वहां ताले लग गए। वो खबरें अखबार में छप रही हैं, यूट्यूब पे दिखाई दे रही हैं, चैनल पे दिखाई दे रही है, हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए वो स्टॉकिंग, वो जो जिक्र आपने किया कालाबाजारी का, जमाखोरी का, ये सबसे बड़ी समस्या इस समय सामने आ रही है और इसमें कहीं ना कहीं हम ही लोग उलझते हुए और अपने ही लिए हम लोग परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर आगे भी चर्चा को ले जाएंगे, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर आते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एचएनएन न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। 5 राज्यों का चुनाव और उस पर चर्चा हो रही है। खेमचंद शर्मा जी, सीधा आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी को यह समझा जा रहा है कि अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और इस सुधार की दिशा में आपकी पार्टी क्या करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पे लगातार प्रयास करती रही है, करती रहेगी,
करती दिख भी रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इलेक्शन के समय लोगों के बीच में रहती है, बल्कि लगातार लोगों के साथ संवाद करती है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो अच्छे कार्य हैं उनको लेके लोगों के बीच में लगातार संवाद करती रहती है। तो उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आज हर जगह जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटर्स का जो रुझान है, पर्टिकुलरली युवाओं का और महिलाओं का रुझान है, वो बढ़ रहा है। और आई एम श्योर कि पश्चिम बंगाल की जनता, केरल की जनता, तमिलनाडु की जनता, पुडुचेरी की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेगी और सिक्किम जो हमारे साथ है वो पुणे हमारे साथ आएगा। और आसाम जो हमारे साथ है, सॉरी सिक्किम नहीं, आसाम जो हमारे साथ है, पुणे आसाम हमारे साथ आएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये समझा जा रहा है, खास तौर से पश्चिम बंगाल को, खेमचंद शर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना कि आसान आप लोग समझ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद जैसे वहां पर ज्वलंत मुद्दे भी सामने आए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या रही, उसको समय समय पर आप लोगों ने उजागर किया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे में और इस पूरे राजनीति में ममता बनर्जी अपनी पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है, लग रहा है आपको कि आप लोग वहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे सादत दे रहे हैं और लगातार हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे सादत दी है। और वो सादत अपने काम के लिए नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों के आधार पे जनता के मुद्दों के लिए दी है और जनता उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तमिलनाडु का दंगल आपको कैसा लगता है? क्योंकि वहां पर सनातन विरोधी नारे सबसे ज्यादा निकलकर सामने आए और इसको आप लोगों ने जमकर विरोध भी किया, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तो क्या होगा वहां पर? देखिए, वहाँ पे हमारा गठबंधन बहुत ही पॉपुलर गठबंधन है और इस समय बहुत ही कोशिश तरीके से साथ में मिलकर हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग एक कॉमन वेन्यू प्रोग्राम के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जो वर्तमान सरकार है ना सिर्फ वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे महीनों में वो देश विरोधी भी है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से हमारी जो तमिल की कल्चर है, हमारी जो तमिलियन, जो ओरिजिनल इंडिजिनियस तमिलियन है, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत वहाँ पे भयंकर तरीके से कन्वर्जन हो रहा है और वहाँ पे मिशनरीज कन्वर्जन कर रहे हैं और जो कट्टरपंथी मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो भी अपनी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। तो जो वहाँ की तमिल की जो अपनी कल्चर है, जो द्रविडियन कल्चर है, वो कहीं ना कहीं पीछे झोंक दी गई है। और जो सनातन की जो परंपरा है, क्योंकि हम आज भी देखेंगे कि तमिलनाडु में हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी सनातन की संस्कृति है, उसके भव्य मंदिर, भव्य प्रतीक वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उनके रखरखाव, उनकी मेंटेनेंस, वो सब सेकंड प्रायोरिटी पे आ गए, क्योंकि अब वहाँ पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत जो अदर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं या फिर नॉन तमिलियन कल्चर्स के लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। ये सब लोग देख रहे हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि एनडीए का गठबंधन बहुत अच्छे बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाने जा रहा है। बिल्कुल। और केरल में क्या आपको लग रहा है, जिसका नाम अब केरलम हो गया है, क्या वहां पर स्थिति आपको लगातार नजर आ रही है? हम लोगों ने देखा केरला स्टोरी को लेकर, जो फिल्म को लेकर जिस तरीके से विवादों में घिरी, उस पर आपके नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। ऐसे में वहां पर क्या बड़े मुद्दे आप लोग के? देखिए, केरल में क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे समुद्र का किनारा है, लंबा एक कोस्टल एरिया है और ग्रीनरी है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट वहाँ पे होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं है। और कन्वर्जन की समस्या केरल में भी भयंकर है और वो समस्या ना सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि वहाँ पे जो क्रिश्चियंस रहते हैं उनके साथ भी है। लव जिहाद की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो कानून का राज वहाँ पे स्टेब्लिश करेगी और जो लोकल इंडिजीनियस वहाँ पे केरलाइट्स हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव दिलचस्प होगा इन 5 राज्यों का और आप देखना होगा किस तरीके से प्रचार प्रसार बढ़ता है। बहुत शुक्रिया खेमचंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।